हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम BSCB हेल्प है। कल हमने एलर्जी नाम के अध्याय को समाप्त किया था और इसके बारे में आपको बताया था कि एलर्जी कैसे होती है, इसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में देखी थी। आज हम इसके द्वारा इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एलर्जी, अर्थात एलर्जी कहानी के लेखक कौन है। तो उत्तर है डॉक्टर राणा SP सिंह। डॉक्टर राणा SP सिंह। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर राणा SP सिंह वाज बॉर्न ऑन, मतलब कि डॉक्टर राणा SP सिंह का जन्म कब हुआ। तो उत्तर है 23 जनवरी 1976। उत्तर है 23 जनवरी 1976। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ एलर्जी, एलर्जी क्या है। ए माल फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ये मानव के तंत्रिका तंत्र का एक गलत फंक्शनिंग है, मतलब तंत्रिका तंत्र की जो गलती होती है, मतलब जिसके कारण ये समायोजन नहीं कर पाता वातावरण में, इसे ही एलर्जी कहते हैं। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर एलर्जेंस, अर्थात एलर्जेंस क्या हैं। तो सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन, मतलब वैसे पदार्थ जिससे एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकते हैं, उसी को हम एलर्जन कहेंगे। ये पांचवा प्रश्न जो है 2019 के एनुअल एग्जाम में आया था। प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन, देखिए ये प्रश्न एक ऐसा है जिससे आपको इस चैप्टर का कुछ लगेगा भी नहीं कि ये इस चैप्टर का प्रश्न है, लेकिन ये प्रेम शंकर नाम का व्यक्ति इस कहानी में शुरुआत में बताया गया था कि वो डॉक्टर के पास गया था। तो ये प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन विच स्टोरी, यहाँ पूछेगा किस कहानी में ये प्रेम शंकर नाम के किरदार का भाग है। तो ये एलर्जी में आता है, ये 2019 के क्वेश्चन में एग्जाम में आया था। छठा प्रश्न है, ए person has to be exposed to the dash specific dash for some time to build up allergic sensitivity। तो कहानी में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति में एलर्जी है या नहीं, इसे पता करने के लिए उसे एलर्जेंस के पास जाना होता है, मतलब पहले कुछ समय के लिए उसे एलर्जेंस के संपर्क में रहना होता है, जिससे ये पता चलता है कि उसे उस चीज़ से एलर्जी है या नहीं। तो इसका उत्तर एलर्जन होगा। फिर है, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर्स कैन काउज, मतलब कि जो अनुवांशिक हैं या फिर पर्यावरणीय कारणों से जो चीज़ें होती है उसे को हम कहते हैं एलर्जी। उत्तर है एलर्जी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ IgE। IgE एक चीज़ थी इस कहानी में जिसका जिक्र किया गया था, वो क्या है। तो वो है एक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जो है रोग से हमें जो है लड़ने की क्षमता देती है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IgE। IgE का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये है IgE का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो IgE वॉज इन्वेंटेड इन, IgE का आविष्कार अर्थात इसे कब बनाया गया था। तो यह है 1967 ईस्वी में, 1967। फिर है, आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट इन, मतलब कि हमारी एलर्जी के प्रति हमारी समझ ये वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पता लगाई गई थी। तो ये उपसाला और बाल्टीमोरे नाम की जगह में इसका पता लगाया गया था। अगला है, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgE एंटीबॉडी, मतलब कि ये IgE जो एंटीबॉडी है इसका गुण क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ये है, दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जन, ये अलग अलग प्रकार के सैकड़ों एलर्जी चीज़ों को पता कर सकती है, हमारे बॉडी में सेंस कर सकती है। 13वां क्वेश्चन है, द क्लिनिकल यूज़ ऑफ इनहेल्ड डैश इज़ करंटली गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी-इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, मतलब कि क्लिनिकल यूज़ ऑफ किस, इनहेल करने की जो एक यंत्र होता है आप सांस लेने वाले देखेंगे, उसको कहते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। तो स्टेरॉइड ही यहाँ पर आएगा, जो कि आज एंटी-इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो हमारे श्वसन में दिक्कत होती है उसको ये ठीक करने के काम आता है।
अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECP। ECP का पूरा नाम क्या है, अर्थात ECP का पूरा नाम क्या हो सकता है। तो यह है इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन। उत्तर है इसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन। फिर है ECP क्या है, तो वो एक प्रोटीन है। उत्तर है प्रोटीन। एलर्जेंस आर ऑफ मतलब एलर्जेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये है 2 टाइप्स के। एक होता है सीजनल एलर्जन और एक होता है पेरेनियल एलर्जन। मतलब सीजनल जो मौसम से एलर्जी होती है, और दूसरा पेरेनियल जो कि घर के वस्तुओं से एलर्जी होती है, घरेलू वस्तुओं से। आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ IgE इन, मतलब IgE की डिस्कवरी के साथ हमारी जो एलर्जी के बारे में जिज्ञासा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, वो कब बढ़ा, तो ये 1967 में हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव का आखिरी प्रश्न है कि द मोस्ट ट्रबलसम एलर्जन इन नॉर्थ अमेरिका इज़, मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी करने वाला जो एलर्जन है वो कौन है, तो वो है रैगवीड पॉलन। रैगवीड RAGWEED, रैगवीड पॉलन। ये एक तरह का पॉलन ग्रेन है, अर्थात पराग कण है, जिससे एलर्जी नॉर्थ अमेरिका में होती है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर हम अपने प्रश्न उत्तर पे, ठीक है। तो प्रश्न है व्हाट इज़ एलर्जी। पहला प्रश्न है एलर्जी क्या है, तो उत्तर हो जाएगा एलर्जी इज़ ए माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये मानव के तंत्रिका तंत्र का एक गलत फंक्शनिंग है। काउजिंग ए वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो कि हार्मलेस सब्सटेंस के प्रति होता है, मतलब जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होती, उसके प्रति ये लोगों को इफ़ेक्ट करता है, जिसको एलर्जी होती है। इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब हमारे प्राकृतिक चारों ओर वातावरण में जो चीज़ें हार्मलेस होती हैं उससे किसी को एलर्जी होती है, तो उसी को जो है एलर्जी कहते हैं, उस घटना को एलर्जी कहेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट आर एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है, तो एलर्जेंस आर सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस एलर्जी, मतलब वैसे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, जो करने की क्षमता रखते हैं, उसी को एलर्जन कहते हैं। इसके उदाहरण में जैसे पॉलेंस आ जाएंगे, मोल्ड स्पोर मतलब कि जो जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, वैसी चीज़ें आ जाएंगी। इस डस्ट आ जाएगा, मतलब धूल, धूप, धुआं, ये सब चीज़ें हैं। खटमल वगैरह, या फिर जानवरों के बाल, कॉकरोचेज़ हैं, ये सारे के सारे एलर्जेंस में आते हैं। अगला है व्हाट आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो यह है द जनरल सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर इचिंग, मतलब खुजली होना, फीवर मतलब बुखार का लक्षण, फीलिंग ऑफ ड्रॉसीनेस अर्थात कि आलस्यपन का एक उदाहरण है, एक्जिमा है मतलब छींक, अस्थमा, खांसी, ये सारी चीज़ें जो है उदाहरण होंगी। फिर है व्हेन एंड हाउ डिड वी अंडरस्टैंड अबाउट एलर्जी, कब और कैसे हम एलर्जी के बारे में जान सके, सीख सके। तो आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967, मतलब हमारी एलर्जी के बारे में समझ एक खोज से पता चली जो कि 1967 ईस्वी में हुआ। ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी, ये पहले से अनजान एक एंटीबॉडी के बारे में जानकारी हमें मिली जिसका नाम था इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन E है जो कि एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से थी लेकिन हम इससे अनजान थे। और IgE, जिसका नाम IgE भी रखा गया, बाय साइंटिस्ट इन उपसाला एंड बाल्टीमोर। ये जो वैज्ञानिक थे उपसाला और बाल्टीमोर में, ये लोगों ने इसके बारे में पता किया। अगला प्रश्न है कि हाउ कैन अस्थमा बी ट्रीटेड, अस्थमा का उपचार कैसे किया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन, मतलब कि अस्थमा के दवाइयों से ठीक करने के लिए वन नीड टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम्स। सबसे पहले उसे लक्षणों का पता होना, लगाना बहुत ज़रूरी है, लक्षण पता होने चाहिए, उसके बाद अस्थमा का सही से इलाज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीहिस्टामिन्स में प्रोवाइड टेम्प्रोरी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स। एंटीहिस्टामिन जो दवाइयाँ होंगी वो सारी की सारी वो आपको इस अस्थमा नाम की बीमारी से कुछ समय के लिए राहत देंगी, क्योंकि वो लक्षणों को छुपा देती हैं, ठीक है। जैसे आपको कभी बुखार हो जाती है तो आप कोई दवाई खा लेते हैं जिससे बुखार के लक्षण कम हो जाते हैं।
बट हैव वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। लेकिन जो अंदर जलन होती है उस जलन को ये कम नहीं कर पाता। अस्थमा से जो जलन हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है उस जलन को ये कम नहीं कर पाता। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको तकलीफ से थोड़ा कम कर देता, तकलीफ कम कर देता है। इसके बारे में और यहाँ बताया गया कि बाय यूजिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब अगर हम एक जांच करा लें तो उससे भी हमें इसके बारे में पता चल सकता है, जो कि जांच डेवलप्ड बाय फेडिया। ये फेडिया नाम की एक संस्था है जिन्होंने इस जांच को डेवलप किया है, उसकी जांच हम करा सकते हैं। ECP कैन बी डिटेक्टेड इन बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारे शरीर के जो रक्त हैं उसमें ECP की जांच का पता किया जा सकता है और फिर इसे ठीक भी किया जा सकता है। छठा प्रश्न होगा, यहाँ से बच्चों आपके बुक की जो कहानी के प्रश्न हैं बुक में, वो प्रश्न शुरू होते हैं। ये प्रश्न है, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट टेल यू दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी एलर्जिक डिजीज़, कि वह लक्षण कौन कौन से हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आप किसी एलर्जी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू ओवरकम इट, और आप इससे सफल होने के लिए, आप इस पे विजय पाने के लिए आप क्या करेंगे। तो द सिम्टम्स विच इंडिकेट्स दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ आर हाई फीवर, मतलब जो लक्षण है जिससे ये पता चले कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, वो है, पहला लक्षण है हाई फीवर, मतलब उसका उच्च बुखार हो जाना। फिर है एक्जिमा, मतलब छींक। अस्थमा मतलब खांसना। These symptoms are known as allergic, और ये एलर्जिक सिम्टम्स हैं, अर्थात इससे एलर्जी का पता चलता है। फिर है एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन फॉर सम टाइम, और इस लक्षण का पता कब चलता है, जब हम किसी एलर्जेंस के संपर्क में जाते हैं, अर्थात जिस पदार्थ से एलर्जी हो सकती है उसके संपर्क में जाते हैं, तब ये एलर्जी हमें होती है। एलर्जिक डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, मतलब कि एलर्जिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है उसको त्यागना होगा, उसका त्याग करना होगा। फिर है मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स, उसके लक्षणों को हटाने के लिए हमें दवाइयाँ लेनी होंगी। एंड एलर्जी शॉट्स, और साथ ही साथ कुछ उपचार भी करने होंगे। सातवां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कॉमन एलर्जिक डिजीज आर जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years ऑफ एज, मतलब 0 से 6 साल के बच्चे अर्थात नवजात शिशुओं में और बालकों में किस प्रकार की एलर्जीज देखी जा सकती हैं। तो उत्तर है, इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years ऑफ एज, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों में जनरली इट इज़ फाउंड दैट दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विथ स्ट्रेंजर्स, ये देखा जाता है कि वह अजनबियों के साथ बहुत ही असामान्य व्यवहार करते हैं, मतलब उनसे वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं, या फिर चाहे वो अजनबी व्यक्ति हो या अजनबी माहौल हो या नए तरह के खाने हों, किसी भी प्रकार से बच्चे जो है दूर हटना चाहते हैं। वो जान पहचान की जो चीज़ें होती है या जान पहचान के जो वस्तु होते हैं उसके संपर्क में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो सम टाइम विथ स्ट्रेंज सराउंडिंग, वही बात यहाँ लिखा गया कि आसपास का माहौल अगर कुछ अलग हो तो उससे भी बच्चे डरते हैं। दे डेवलप डिसलाइक फॉर सर्टन फूड आइटम, और कभी कभी किसी भोजन योग्य पदार्थ से भी जो वो उसमें अपनी नापसंदगी दिखाते हैं, मतलब वो उसे पसंद नहीं करते हैं। दे वीप अ लॉट इन सर्टन सिचुएशन, और ऐसी स्थिति में बच्चे रोते हैं, जब उन्हें वही चीज़ या फिर वो माहौल वो व्यक्ति पसंद नहीं आता तो वो रोते हैं। समटाइम्स सम इन्फ्लेमेटरी वाउंड्स एंड इचिंग इज़ ऑल्सो काउज, कभी कभी उनके शरीर में जो है ऐसे कुछ घाव, कभी चोट लग जाती है, या उनको जो है खुजली जैसी बीमारियां ये भी देखने को मिलती है, जो कि इसी प्रकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलर्जी मार्च। तो एलर्जी मार्च के बारे में बच्चों अध्याय में हमने देखा था कि एक के बाद एक लक्षण आना, मतलब पहले सर्दी, फिर खांसी, फिर छींक, इस तरह से, और फिर बुखार आ जाना, ये एक के बाद एक लक्षण आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एलर्जी मार्च। जैसे आप यहाँ पर इसके उत्तर को देखें, एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा, मतलब वैसी बीमारियां जो कि मतलब एलर्जी जो कि एक्जिमा मतलब छींक से शुरू होती है, हल्की फुल्की छींक से, सर्दी से शुरू होती हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, मतलब हमारे आंतों में प्रॉब्लम हो जाना, जिससे कि हमें भोजन पचने में दिक्कत हो या फिर किसी और तरह की तकलीफ हो। मैनी इवॉल्व इनटू अस्थमा, और फिर आगे चलकर ये अस्थमा मतलब खांसी में बदल जाती है। फ्रीक्वेंटली
इन्वॉल्विंग रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, और बाद में ये जो है श्वसन में दिक्कत करती है, हमारी सांस लेने में भी दिक्कत करती है। सच एज हाइपर रिएक्टिविटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज। इससे ये हमारे जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हम अपने पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं और हमारे श्वसन नली में जो है कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है, मतलब हम रुक जाते हैं, हमारे सांस अटकने लगती है, ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। दिस direct path of development is widely referred to as the allergy march। तो ये जो डायरेक्ट पाथ एक तरफ से एक रास्ते से ये बढ़ता चला जा रहा है, जो कि डेवलपमेंट होता जा रहा है, पहले एक्जिमा या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, फिर एक्जिमा, और उसके बाद जो है बुखार हो जाना, ये सारे के सारे लगातार एक के बाद एक लक्षण दिखते हैं, इसी को हम लोग एलर्जी मार्च कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेम सम पार्टिकुलर डिजीज विच आर काउज ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर। मतलब कुछ बीमारियों के बारे में बताएं जो मौसम में परिवर्तन के कारण देखने को मिलते हैं। ऑल्सो मेंशन इट्स रेमेडियल मेजर्स, और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताएं कि मौसम से होने वाली चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। तो जनरली पीपल सफ़र फ्रॉम हैवी फीवर ड्यू टू द सर्टेन फ्लावर्स और प्लांट्स। कभी कभी किसी मौसमी पौधे या फिर किसी मौसमी फूल के कारण, उसके गंध के कारण लोगों को एलर्जी हो जाती है, मतलब कि उससे जो है लोग बीमार पड़ सकते हैं। इट हैपन्स विद द चेंजिंग सीजन, ये मौसम के बदलाव के कारण होता है। ठीक है, तो रेमेडीज़ में क्या क्या आ जाएंगे, मतलब इसके उपचार में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अवॉइड गोइंग नियर सच फ्लावर और प्लांट, ऐसे पौधों के नज़दीक जाना या ऐसे फूलों को अपने नज़दीक नहीं आने देना। फिर है अवॉइड कीपिंग दैम इन हाउस, वैसी चीज़ों को घर में भी नहीं रखना। वेयर मास्क इफ़ कमिंग नियर देम, और अगर उनके नज़दीक जाते भी हैं तो मास्क पहनना। यूज़ मेडिसिन्स फॉर क्लेमिंग द सिम्टम्स, और अगर आपको वो लक्षण दिख रहे हैं आपके अंदर तो आप दवाइयों का प्रयोग करें। ठीक है, अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। कैन एलर्जिक रिएक्शन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्या एलर्जिक रिएक्शन जिससे आपको एलर्जी होती है, क्या उससे जान जा सकती है। फिर है नेम अ फ्यू सच इंस्टेंस ऑफ एलर्जी, और इसी प्रकार के कुछ एलर्जी के बारे में आप बताएं। तो येस, समटाइम एलर्जिक रिएक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन से जान जा सकती है। A certain food or drug or an ordinary insect bite can result in sudden, किसी भोजन के अचानक से कर लेने से या कोई दवाई रिएक्शन कर जाने से या किसी छोटे मोटे कीड़े के काटने से भी जो है अचानक से डेथ हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब जीवन पर आपका संकट आ सकता है, या फिर जो है आपको हृदयघात हो सकता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, झटका लग सकता है, एनाफिलैक्टिक शॉक जिसको आप कहते हैं, ये हो सकता है। अगला प्रश्न है कि सजेस्ट अ फ्यू पॉसिबल वेज टू अवॉइड एलर्जी, एलर्जी से बचने के लिए कुछ सुझाव दें कि कैसे हम एलर्जी से बच सकते हैं। तो सुझावों में आ जाएंगे बच्चों कि सजेशंस फॉर अवॉइड एलर्जी आर एस फॉलो, मतलब कि एलर्जी को त्यागने के लिए, उससे बचे रहने के लिए निम्न प्रकार के हम उपाय देख सकते हैं। जैसे वेयर अ पॉलन मास्क व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग, जब हम घास काट रहे हों या फिर जो है घर की सफाई कर रहे हो तो मास्क पहने। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पॉलन काउंट इज़ एट इट्स हाईएस्ट, जब बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन होता है तो हम उस समय घर में रहें, या फिर जो विंडी डेज होती हैं, मतलब जब हवा ज़्यादा चलती है तो ऐसे दिनों में भी हमें सुबह सुबह घर में रहना चाहिए। फिर है रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स, मतलब जिस व्यक्ति को अगर किसी भोजन से एलर्जी होती है तो उसे भोजन की वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसे किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। फॉर पीपल विथ फूड एलर्जी, मतलब जिन लोगों को फूड से एलर्जी है वो इसका ध्यान अवश्य रखें। अगला उपाय होगा कीप द विंडोज डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैवी पॉलिनेशन सीजन, जब बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगला है रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ माइल्ड्यू, हम अपने घरों में जो इंडोर प्लांट्स लगाते हैं जिससे एलर्जी हो सकती है, वैसे प्लांट्स को हम, अगर हमें पता है कि हमें उस पौधे से एलर्जी है तो वैसे पौधों को हम अपने घर पे न लगाएं। अगला है डोंट अलाउ
डेंडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ डेंजर नहीं लिखा हुआ है, डेंडर लिखा हुआ है। जैसे डैंड्रफ होता है उसी तरह डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस, मतलब वैसे जानवरों को घर में ना लाएं जिससे कि उसके शरीर के फर से आपके इस घर में जो है इस तरह के कण आ सकें। चेंज फीदर पिलोज, मतलब कि आप जो तकिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर पंख भरे होते हैं उसको आप बदल लें। वुलन ब्लैंकेट्स को आप बदल लें और उसकी जगह पर आप जो है कॉटन या सिंथेटिक मटेरियल को यूज़ करें। फिर है वॉश शीट, मैट्रेसेस, पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर एटलीस्ट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब आप जो है चादर वगैरह या गद्दे वगैरह या फिर जो कंबल हैं उनको जो है सप्ताह में एक बार कम से कम धोते रहें, जो कि कम से कम 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी गर्म होना चाहिए। ध्यान दें बच्चों, ये सारे के सारे जो ये चैप्टर है एलर्जी का, ये एलर्जी चैप्टर बेसिकली अमेरिका जैसे माहौल में वहाँ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है उन माहौलों के लिए दिया गया है। ये हमें बस एक जानकारी के लिए कि एलर्जी होती क्या है और एलर्जी कैसे रोकी जा सकती है, ये हमें इसके लिए है। अब अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं किसी भी वक्त आपके लिए संपर्क में रहूँगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। और अगर आपकी इच्छा होगी, आप मुझसे कहेंगे तो मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ा सकता हूँ, मतलब कि अगर आप चाहें तो आप अपने प्रश्नों को नीचे दे दें, मैं खुद सामने आकर उनके उत्तर आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद।